हेलो बच्चों, जय हिंद। ठीक है, आज आपके लिए आया है 10th और 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण। पर्यावरण 10th में भी आता है और 12th में भी आया है, जिसमें हम इकोसिस्टम को समझेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है, तो पर्यावरण का जो हिस्सा है ये इकोसिस्टम, इसको आज अच्छे से देखेंगे। तो इकोसिस्टम जो होता है, परितंत्र जिसे बोलते हैं। परितंत्र मतलब हमारे आसपास जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ चारों तरफ का जो सिस्टम होता है उसी को हम बोलते हैं परितंत्र। अब इस परितंत्र में क्या होता है कि कुछ जैविक और कुछ अजैविक चीजें रहती हैं। अब जैविक अजैविक का मतलब कि कुछ जीवित चीजें भी रहती हैं और कुछ क्या होती हैं, निर्जीव चीजें भी रहती हैं, जो मिलकर बना है, उसी को बोलते हैं परितंत्र। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे हम यहाँ पे हैं तो हम एक जैविक जीव हैं और हमारा ये जो घर है, यहाँ बेंच वगैरह घर में जितनी सामानें होती हैं वो क्या होती हैं, अजैविक होती हैं, निर्जीव होती हैं। तो जो सजीव और निर्जीव से मिलकर बनी चीजों को ही हम क्या बोलते हैं, परितंत्र। परितंत्र का निर्माण करता है। तो इसके दो घटक होते हैं परितंत्र के, मतलब हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं वो क्या है, परितंत्र का हिस्सा है। जैसे जितने इंसान हैं, जितने जानवर हैं, जितने भी ये घर है, घर वगैरह, पहाड़ वगैरह, नदियां वगैरह, हवा वगैरह, ये सब क्या है, परितंत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो परितंत्र दो टाइप का होता है। एक होता है प्राकृतिक परितंत्र और एक होता है, दो टाइप से इसे बांटा गया है, एक प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा होता है मानव निर्मित परितंत्र, जिसे इंसानों ने बनाया है। तो प्राकृतिक परितंत्र में जंगल आ गया, सागर आ गया, झील आ गया, हवा आ गया, ठीक है, समुद्र आ गया, पहाड़ आ गया, बादल आ गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक परितंत्र के हिस्से हैं, मतलब इसको प्रकृति ने स्वयं बनाया है। लेकिन मानव निर्मित क्या है, जैसे खेत वगैरह आ गया, खेत है, तालाब है, बागीचा है, सड़क है, टावर है, ये सब चीजें, घर है, ये सब क्या जाएगा, मानव निर्मित परितंत्र के हिस्से हो जाएंगे। तो ये सब मानव निर्मित परितंत्र और ये प्राकृतिक परितंत्र। क्लियर है? अब इसमें आते हैं परितंत्र जो होता है, ये जैविक और अजैविक दोनों चीजों से मिलकर बना है। तो इसके दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में जितने भी जीव चीजें आती हैं, जीवित चीजें, वो सब आ जाती हैं। तो इसमें एक में आ जाएगा प्लांट और दूसरा क्या आ जाएगा, एनिमल। प्लांट एंड एनिमल जो होते हैं ये सब इसमें आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। जैविक घटक में प्लांट और एनिमल, इतनी भी जैविक चीजें, ठीक है, जैसे पूरे जंगल वगैरह आ जाएंगे, जंगल क्या आ जाएंगे, जैविक घटक में आ जाएंगे। जितने भी जानवर हैं, कुत्ता, बिलार, सियार, ये सब किसमें आ जाएंगे, जैविक घटक में आ जाएंगे। इंसान भी क्या आ जाएगा, जैविक घटक में आ जाएगा। अजैविक घटक, अजैविक घटक में जैसे वायु आ जाएगी, जल आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, नदी आ जाएगा, बादल आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब, हिमालय, ये सब पहाड़ है, तो ये सब किसके घटक आ जाएंगे, अजैविक घटक के हो जाएंगे। क्लियर है? तो जैविक घटक और अजैविक घटक। अब देखते हैं इकोसिस्टम में कि हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड, जैसे प्रकृति है, प्रकृति में हर चीज क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड, मतलब एक दूसरे पे आश्रित रहती है। तो आश्रित रहने का मतलब, अभी अगर बैलेंस, ये आश्रित रहते रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी अगर ये एक दूसरे से अटैच न रहे, बैलेंस न रहे, तो जो प्राकृतिक बैलेंस, संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा और जिससे काफी दिक्कतें होंगी। तो देखते हैं, ये खाद के, आहार के हिसाब से कह सकते हैं, मतलब खाने पीने के आधार। तो आहार देखा गया, आहार मतलब खाना पीना, खाना, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। तो जितने भी जैविक चीजें हैं वो सभी तो क्या होते हैं, खाद्य पे निर्भर रहते हैं, मतलब आहार पे, खाना पीने पे, ठीक है। तो खाद्य के हिसाब से देखा गया, आहार के हिसाब से, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वपोषी। और परपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, मतलब दूसरे पे निर्भर रहते हैं, वो क्या होते हैं, परपोषी। जैसे अब हम लोग क्या है, इंसान क्या है, स्वपोषी है कि परपोषी, तो इंसान परपोषी में आता है। अब लगेगा कि हम लोग तो खाना अपने से बनाते हैं, अपने से नहीं, हम लोग पेड़ पौधे, प्लांट पे निर्भर रहते हैं, गेहूं पे, चावल पे, इन पे निर्भर रहते हैं। जब वो होता है तब उसको हम बना के खाते हैं, तो हम परपोषी। और पेड़ पौधे इंतजार नहीं करते कि हम खाना बनाना है या हमको गेहूं मिलेगा, चावल, वो अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश, क्योंकि सूर्य को बोला गया ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, तो उससे वो अपना भोजन बना लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्वपोषी। अब स्वपोषी जो होते हैं तो इनको देखा गया, और परपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो आहार के हिसाब से इसको देखा गया तो तीन टाइप से बांटा गया है। प्रकृति में, परितंत्र में आहार मतलब भोजन के आधार पे, फूड के आधार पे, इनको तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है पहला उत्पाद, पहले को क्या बोलते हैं, उत्पाद होता है। दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। खाद्य श्रृंखला या आहार के आधार पे इनको तीन भागों में बांटा गया है, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पाद जो होता है, उत्पाद में प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो सब, प्लांट्स जितने भी आते हैं वो सब उत्पाद में आते हैं।
जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता जो होता है ये परपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में जो होते हैं जितने भी शाकाहारी होते हैं ये सभी आ जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में शाकाहारी जो जंतु होंगे वो सब क्या आ जाएंगे प्रथम श्रेणी में। जैसे यहाँ पे गाय बकरी, भैंस, ये सब किसमें आ जाएंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। और ये सब डिपेंड रहता है किस पे, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब उत्पाद पे। तो जितने भी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं वो सभी डिपेंड रहते हैं किन पे, उत्पादों पे डिपेंड रहते हैं। अगर उत्पाद को कम कर दिया जाए तो इनकी ऑटोमेटिक संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इसी पे निर्भर रहते हैं उत्पाद। दूसरा देखते हैं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो इसमें आता है मांसाहारी। मांसाहारी में जितने भी मांस खाते हैं वो जानवर आते हैं, मतलब कि मांसाहारी में केवल मांस खाएगा, कुछ उसके अलावा कुछ नहीं खाएगा। तो इसमें शेर बाघ आ जाएगा, जो भी शेर होता है, बाघ होता है, ये सब किसमें आते हैं, मांसाहारी में आ जाते हैं। ये सब एक्चुअली सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। और देखिए अब शेर बाघ ये डिपेंड रहते हैं किस वाले पे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पे, मतलब शाकाहारियों पे डिपेंड रहते हैं कि नहीं। तो शेर और बाघ देखोगे, बकरे गाय भैंस का मांस खाते हैं जंगलों में, तो ये डिपेंड रहते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। और जो सर्वाहारी होता है ये सब कुछ खाता है। सर्वाहारी का मतलब ये शाकाहारी भी खाएगा और मांसाहारी भी खाएगा। तो दोनों चीजें जो खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। और ये सर्वाहारी क्या होता है, ये दोनों पे डिपेंड रहता है। देखो ये शाकाहारी खाएगा उसको भी खा जाएगा, और ये मांसाहारी खाएगा उसको भी। तो सर्वाहारी में क्या आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, इंसान आ जाएगा। इंसान भी सर्वाहारी होता है, कुत्ते की श्रेणी में आता है, जो पाएगा वो खा जाएगा। तो देखोगे ये इन दोनों पे डिपेंड रहता है। अगर ये क्या करेगा, इन दोनों। तो अभी क्या हो रहा है, देखो पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। और पर्यावरण संतुलन का मतलब अभी इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सर्वाहारी, अभी जैसे सर्वाहारी की संख्या बढ़ रही है, सर्वाहारी संख्या बढ़ने का मतलब जनसंख्या वृद्धि का कारण पूरे धरती पे हो गया है सबसे ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने का मतलब है क्या, ये है सर्वाहारी। और सर्वाहारी है तो कुछ भी खाएगा। देखो कि चाइना में चले जाओ, पकड़ के इंसान को खा जाएगा। तो ये क्या है कि यहाँ पे मतलब वहां पे खाने की कमी हो रही है, इस वजह से वो कुछ नहीं पाते हैं ज्यादा चीजें, तो वो जानवरों को भी सबसे ज्यादा खाते हैं। इस वजह से क्या हो गया कि सर्वाहारी की संख्या बढ़ेगी तो ये जो पाएगा वो खाएगा। तो देखोगे कि शाकाहारियों को भी खा जाएगा, मांसाहारियों को भी खा जाएगा। तो इंसान की संख्या कम रहनी चाहिए, ज्यादा हो रही है, इस वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, धीरे धीरे बिगड़ रहा है। क्योंकि पर्यावरण ज्योग्राफिकल रूप में कोई चेंजेज आते हैं तो बहुत ज्यादा समय में आते हैं, जल्दी नहीं आते हैं, धीरे धीरे वो चेंजेज आते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये ऐसा होता है। तीसरे में देखा गया तो तीसरा होता है अपघटक, डिकम्पोजर। अपघटक जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, जो मतलब मर जाते हैं उनको ये खाते हैं। तो मरी हुई चीजों को, सड़े गले चीजों को जो मर जाते हैं उनको खाते हैं अपघटक। इस वजह से इस कैटेगरी में आते हैं गिद्ध आता है, चील आता है, बाज आता है। तो ये सब जो हैं ये सब मृतोपजीवी होते हैं या ये अपघटक की श्रेणी में आते हैं। जितने भी चीजें होती हैं मतलब मरी, उनको ये खाते हैं। तो एक तरह से ये क्या करते हैं, ये प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं। जितना भी प्रदूषण बढ़ जाता है उसको ये। अब धीरे धीरे देखोगे कि यहाँ पे ये बैलेंस अगर गड़बड़ हो रहा है तो मृतोपजीवी जो अपघटक हैं उनकी कमी हो रही है। तो सुने होंगे गिद्ध विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है गिद्ध। तो गिद्ध इसी वजह से कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्वाहारी की संख्या बढ़ रही है। और सर्वाहारी बढ़ेगा तो देखोगे उत्पाद ज्यादा खाने की जरूरत होगी, और ज्यादा खाने की जब जरूरत होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, शाकाहारियों पे डिपेंड रहेगा। शाकाहारी का मतलब ये पेड़ उत्पाद पे डिपेंड रहेगा। उत्पाद पे डिपेंड का मतलब खेती बाड़ी अच्छे से करने के लिए सोचेगा, अच्छा गेहूं चावल हो तो उसके लिए अधिक से अधिक खाद का प्रयोग करेगा। और उन्हीं खाद वगैरह की वजह से ये जो मृतोपजीवी गिद्ध वगैरह हैं इन पे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है और ये मर। तो एक तरह से देखा जाए तो सभी एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे देखिए ये इस पे डिपेंड है, ये भी ये इस पे डिपेंड है, और सर्वाहारी मांसाहारियों पे, शाकाहारी दोनों पे डिपेंड है। और इनका जो मल मूत्र होता है उनको ले जाके, उन्हीं को ले जाके पेड़ पौधों में डालते हैं तो खाद बनता है। तो उससे खाद भी बढ़ेगा तो पेड़ पौधे भी आगे बढ़ेंगे। तो इन चीजों पे ये भी एक तरह से डिपेंड है और ये तीनों एक दूसरे से डिपेंड है। तो इसी को बोलते हैं हम खाद्य जाल। क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, फूड चेन। तो फूड चेन जो होता है मतलब ये एक खाने पीने पे निर्भर होता है, उसी को
बोलते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। देखिए खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि जैसे हम एक पौधा दूसरे पौधे पे डिपेंड रहेगा, एक चीज दूसरे पे डिपेंड है, ऐसे ऐसे वो जाल एक बनता जाता है, उसी को हम खाद्य जाल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे होता है कि जैसे सूर्य से रोशनी आती है, अब सूर्य से रोशनी आएगी तो कोई छोटा सा प्लांट है, पेड़ पौधा, वो उसको लेगा सूर्य की रोशनी को, और सूर्य की रोशनी को जब छोटा सा प्लांट पेड़ पौधा उसको लेगा तो वो उसकी ऊर्जा कुछ ना कुछ लेगा और प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा। अब प्लांट जैसे बड़ा हुआ तो सूर्य की ऊर्जा उसमें आई, और जब सूर्य की ऊर्जा उसमें आई तो उसको एक कीट पतंग मान लेते हैं, टिड्डा वगैरह छोटा सा, वो उसको खाएगा, ठीक है। अब उस प्लांट को, छोटे प्लांट को जैसे ही वो खाएगा, अब उसकी ऊर्जा कुछ उस प्लांट कीड़े में आई। अब उस कीड़े को मान लेते हैं कोई मुर्गी खा गई, क्योंकि मुर्गी कीड़े मकोड़ों को खाती है। अब मुर्गी खाई तो उसका भी पेट भरा, उससे ऊर्जा कुछ मुर्गी में चली गई। अब उस मुर्गी को कोई इंसान पकड़ के खा गया, अब उस मुर्गी को इंसान खाएगा तो इंसान में भी ऊर्जा, तो एक तरह से वो चैन के रूप में दूसरे में जा रही है कि नहीं। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं आहार। परितंत्र में इसके आगे का वीडियो मैंने बनाया था, फिर उसके आगे देखते हैं आहार होता है। आहार जो फूड होता है इसको देखा गया तो दो टाइप का होता है, स्वपोषी और परपोषी, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। अब इसमें क्या होता है कि ये तो स्वयं भोजन बनाते थे, ये दूसरे पे निर्भर रहते थे। अब दूसरे पर निर्भर रहते थे तो ये इसमें तो प्लांट्स आ जाएंगे, स्वपोषी में क्या जाएंगे, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पेड़ पौधे, वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि परपोषियों में क्या हो जाएगा, इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। कितनी कैटेगरी में बांटा गया, 4 कैटेगरी। अब 4 कैटेगरी में होता है, पहला जो होता है सहजीवी होता है, सहजीवी या उसको सहजीविता बोलते हैं, ये सहजीवी। दूसरा सहभोगी होता है, तीसरा होता है परजीवी होता है, पैरासाइट, और चौथा होता है मृतोपजीवी होता है, तो मृतोपजीवी। अब चारों जो होता है सहजीवी, सहभोगी, परजीवी और मृतोपजीवी। सहजीवी जो रहता है इसका मतलब होता है साथ साथ जीना। साथ साथ जीने का मतलब कि एक जिए उसके साथ साथ दूसरा भी जिए, उसमें कोई प्रॉब्लम न हो, तो वो क्या होगा, सहजीवी में आ जाएगा। तो इसके लिए देखो दोनों प्लस, मतलब कि एक का तो फायदा है और दूसरे का भी कोई नुकसान नहीं है, दूसरे का भी क्या होता है, फायदा ही रहता है, मतलब दोनों का एक दूसरे के साथ साथ जीना, ये क्या कहलाता है, सहजीवी होता है। मतलब एक का फायदा हो, उसके वजह से दूसरे को भी क्या हो जाए, फायदा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, सहजीवी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं सहभोगी। सहभोगी का मतलब जैसे सहजीवी में एग्जांपल में आ गया, ये सिंपल सी बात है, जैसे क्या होता है कि जैसे बकरी वगैरह चल रही है, बकरी वगैरह क्या होती है, बकरी गाय भैंस ये सब क्या होते हैं, चरते रहते हैं खेतों में, तो चढ़ते हैं तो उनके ऊपर कौवा वगैरह, चिड़िया वगैरह, वो सब क्या होते हैं, ऊपर बैठते रहते हैं, और ऊपर बैठ के उसके ऊपर का जो भी लीक वगैरह होता है, लीक है ना, वो सब क्या करते हैं, खाते रहते हैं। अब वो खाते हैं तो उसका जो लीक जो भी होता है वो भी खत्म हो जाता है, कील वगैरह, और क्या होता है, उसका पेट भी बढ़ जाता है चिड़ियों वगैरह का, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का फायदा हुआ कि नहीं, तो दोनों के फायदे के लिए प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, सहजीवी हो जाएगा, मतलब दोनों का यहाँ पे फायदा हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं सहभोगी। सहभोगी का मतलब ये होता है कि एक का तो फायदा हो लेकिन दूसरे का कोई नुकसान ना हो, इसे क्या बोलेंगे, सहभोगी में, सहभोगी की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक का फायदा होगा और दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब कि जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे कोई जा रहा है, इसमें आर्किड का पौधा आता है, इसमें क्या होता है, आर्किड का पौधा होता है, वो बहुत छोटा ही पौधा होता है, और वो क्या होता है, किसी भी बड़े पेड़ के ऊपर रह जाता है, और वो उसी से प्रकाश संश्लेषण, खाना पीना, भोजन सब कुछ करते रहता है, लेते रहता है, और उससे क्या होता है, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कुछ भी बड़े वाले पेड़ पौधे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सहभोगी कैटेगरी में आ जाता है, मतलब एक को फायदा दूसरे को कोई नुकसान नहीं। तो सिंपल सी बात है, कोई यहाँ से आजमगढ़ जा रहा है, सबको इधर से, अब कोई इधर जा रहा है, अब कोई इधर ही जाए तो बोल दे कि हमको भी इधर ही जाना है, और इधर जाएगा तो लेते जाएगा, इरौड़ा मान लो जाना है तो वहां लेके जाएगा आराम से, वहां छोड़ के फिर आगे चला जाता है। अभी सपोज कोई बोल दे, कोई इधर जा रहा है और बोल दे कि हमको इधर जाना है, इस साइड पीजीआई, अब इधर जाना है तो इधर जाएगा तो क्या बोलेगा, अब बताओ, जा रहा है आजमगढ़ और इधर पीजीआई बोलेगा तो कोई लेके जाएगा, उससे तो एक का फायदा दूसरे का तो घाटा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहभोगी। सहभोगी में एक का फायदा दूसरे का कोई घाटा ना हो, तो उसे बोलेंगे सहभोगी। जैसे किसी बच्चे को जाना है स्कूल और उधर ही कोई जा रहा है तो वो उसको लेके चला जाएगा अगर, तो उसका कोई फायदा, मतलब कोई घाटा नहीं होगा, और उसका भी क्या होगा, कोई फायदा ज्यादा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा सहभोगी कैटेगरी में। तीसरा होता है परजीवी। परजीवी का मतलब पैरासाइट बोलते हैं इसे। परजीवी मतलब कि एक का तो फायदा, अपने फायदे के लिए दूसरे का क्या कर दे, घाटा, तो ये क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। परजीवी का मतलब कि जैसे एक को फायदा हो और दूसरे को क्या हो जाएगा, घाटा। जैसे इसमें प्लांट्स में देखा गया तो इसमें एक अमरबेल का पौधा होता है, क्या होता है, अमरबेल।
अमरबेल का जो पौधा होता है ये भी इसी टाइप का होता है। इसमें भी क्या होता है कि ये कोई भी प्लांट पेड़ पौधा रहेगा उस पे आके पूरा फैल जाएगा और पूरा घेर लेगा। अब घेर लेगा तो उससे जितने भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो उसको करने ही नहीं देगा सही से उस प्लांट को, और अपने ही घेर के जितनी उसमें रहेगी अकेले खाएगा और अकेले ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका घाटा कर देगा। अब देखो एकदम फैल के अपने ही बड़ा हो जाता है, उस पेड़ पौधा बेचारा सूखने लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, परजीवी। देखो कि बहुत जेल वगैरह में कैदियों के भी साथ ऐसा होता है। अभी कोई कांड करके कोई कैदी चला गया है, अब जो पुराना कैदी रहेगा वो वहां पे भी गुंडई करता है एकदम। अब वहां पे रहेगा, अब वो क्या करेगा कि अपना ज्यादा प्रतिनिधित्व अपनाएगा और वहां पे उसका जो नए कैदी जाते हैं उनका भी खाना वाना लेके खाया जाता है। तो अपना तो फायदा कर देता है, उस बेचारे का घाटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, परजीवी को उस टाइप का। तो आपके दोस्त भी होंगे परजीवी को खाना मतलब जाके खर्चा करा देते होंगे अपने फायदे के चक्कर में, दूसरे का आपका घाटा करा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, परजीवी। अरे चौथी कैटेगरी चौथी, ये मृतोपजीवी। क्या थे, मृतोपजीवी। मतलब ये क्या होता है, मृतोपजीवी का मतलब ये अपना फायदा करता है लेकिन किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि दूसरे का फायदा ही होता है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है, मृतोपजीवी की कैटेगरी में आ जाता है। मृतोपजीवी कैटेगरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे ही मृतोपजीवी में यही सब आ जाता है, डिकम्पोजर वगैरह, जैसे कि गिद्ध चील वगैरह। ये सब क्या होते हैं, कोई भी मरी हुई चीजें होती है तो उनको ये जाके क्या करते हैं, खाते हैं, और खा के जितनी भी प्रदूषण गंदगी वगैरह होती है उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा आहार के बारे में ये। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। सहजीविता बोल देगा बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 बायोलॉजी में क्वेश्चन इनमें से आता है। सहजीविता बोल देगा, सहजीविता से आप क्या समझते हैं, सहभोगिता से आप क्या समझते हैं, परजीविता से आप क्या समझते हैं, या मृतोपजीविता से आप क्या समझते हैं। क्लियर है? तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो पॉइंट तो उसको बना के आपको क्या कर देना है, लिख देना। इसमें गिद्ध वगैरह आ जाएंगे, गिद्ध चील आ जाएगा, गिद्ध चील है ना, ये सब क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, मतलब मरी हुई चीजों को क्या करते हैं, ये खाते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है उसके आगे कि अगर जैसे कोई भी जीव जंतु होता है, कोई भी एनिमल्स होता है ना, जानवर पक्षी, उनका डाटा कैसे रखा जाता है, कैसे पता चलता है वैज्ञानिकों को या सबको कि यहाँ पे ये चीज थी और ये चीज बढ़ रही है या ये चीज घट रही है। देखो कि बॉयलर मुर्गा कितना खा लो, रोज कटता है पता नहीं कितना संख्या में, लेकिन कमी नहीं होता है, उसी संख्या एकदम बरकरार। बकरा रोज कटेगा, मछली कितना रोज मरती है कटती, लेकिन उसकी संख्या पे कोई प्रभाव पड़ता है, कभी नहीं प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी संख्या घटने लगती है और घटती है तो उस पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको साइंटिस्ट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाते हैं, जिससे क्या किया जाता है, उसको रोका जाता है। तो उसी के लिए अमेरिका की एक बुक है रेड डाटा बुक। तो इस रेड डाटा बुक में जितने भी वो जानवर होते हैं जिनकी संख्या बढ़ती है या घटती है, उनको क्या कर दिया जाता है, उनका एनालिसिस करके एक सूची तैयार की जाती है और सूची में बताया जाता है कि ये ऐसे ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है, ये ऐसे जीव हैं इनकी संख्या घट रही है, या ऐसे जीव हैं जो एकदम खत्म होने की कैटेगरी में। तो वो अपना लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में देखा जाएगा तो कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं, इस टाइप के जीव पाए जाते हैं। तो जो पहली कैटेगरी के जीव देखा गया वो संकटापन्न के जीव होते हैं। संकटापन्न जीव का मतलब ऐसे जीव जिन पर संकट आने वाला है, जिन पर क्या है, संकट आने वाला है। तो ये सब संकटापन्न की कैटेगरी में आते हैं। देखो कि अभी कुछ दिन पहले बाघ हुआ लगे, बाघ पे संकट आने वाला था, संकटापन्न की कैटेगरी में था। संकट इतना आ गया था कि बाघ की संख्या एकदम घट गई। अब घट गई थी तो फिर क्या किया गया, बाहर से बाघ वगैरह लाया गया, फिर बाघ लाया गया, फिर उसको संरक्षित किया गया, अच्छे से संरक्षण उसका अच्छे से किया गया। तो देखा गया अभी क्या है, 1000 से पार हो गई ये संख्या बाघ की लगभग। ठीक है, तो ये होता है संकटापन्न। दूसरा क्या होता है, संकटग्रस्त जीव। दूसरी जो कैटेगरी देखी गई वो कौन सी कैटेगरी है, संकटग्रस्त। और संकटग्रस्त क्या होते हैं, संकटग्रस्त का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जिनपे जो संकट से ग्रसित, ये तो अभी आने वाला है, पहले ही सुधार कर लिया जाता है, ये संकट से ग्रसित। अब संकटग्रस्त में आ जाएंगे गिद्ध वगैरह, गौरैया थी देखो संकटग्रस्त में, कम हो रही थी धीरे धीरे, तो ये सब क्या आ जाएंगे, संकटग्रस्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, गौरैया हो गई, ये बाघ भी संकटग्रस्ती था, है। तो ये जो जीव पूछते हैं वो सब संकटग्रस्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब तीसरा जो कैटेगरी है, विलोपापन्न कैटेगरी। विलोपापन्न जीव मतलब ऐसे जीव जो विलुप्त हो चुके हैं। ये तो संकट आने वाला था, ये संकटग्रस्त हो गए और इनमें भी सुधार नहीं किया गया, तो वो कौन हो जाएंगे, विलोपापन्न। मतलब कभी वो था हो जाएगा, अभी है नहीं। तो जैसे डायनासोर, डोडो पक्षी, ये सब ऐसे जीव थे जो कभी थे, अभी वर्तमान में नहीं। तो ये सब विलोपापन्न की कैटेगरी में हो जाए। अब इन जीवों को बचाने के लिए क्या किया जाता है,
इन बचाने इन जीवों जितने भी संकटग्रस्त संकटापन्न और विलोपापन्न को बचाने के लिए कुछ सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ संस्थाएं बनाती है जो क्या करती है, इनको बनाने का बचाने का कार्य करती है। जैसे देखिए जीव तो मर ही रहे थे, जीव के साथ साथ पेड़ पौधे भी कम हो रहे थे, और पेड़ पौधे जब कम हो रहे थे तो पेड़ पौधों की कमी की वजह से और पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ता, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता। तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया, कुछ ये बनाए गए, एक नेशनल पार्क जिसे राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, फिर जीव मंडल रिजर्व, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बनाए गए। अब इसमें क्या होता है, नेशनल पार्क जो होते हैं, अब देखिए राजस्थान में बहुत पहले नेशनल पार्क खोला गया था, ठीक है, उसके बाद जीव मंडल रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें क्या किया गया, वाइल्ड लाइफ जैसे चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में क्या होता है, जानवर बंद रहते हैं और लोग जाते हैं उनको देखने जाते हैं, पैसा वगैरह कुछ लगता है, टिकट वगैरह, है ना, तो वो उसी टाइप का नेशनल पार्क होता है। नेशनल पार्क थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं होता, थोड़ा छोटा ही होता है, और इसमें इंसान जाते हैं आराम से, उसमें कुछ लिमिट होती है, कुछ दूर तक जाके देख सकते हैं, कुछ पैसे वगैरह पेमेंट उसमें लगता है, टिकट वगैरह वो देते हैं। जीव मंडल रिजर्व थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसमें भी इंसान जाएगा, बंद गाड़ियों में जाता है, उसमें भी बहुत अंदर जाने की परमिशन नहीं रहती, परमिशन लेके जाना पड़ता है, जाएगा इंसान, बंद गाड़ियों में रहेगा, देखे उठेगा, शूट करेगा और फिर क्या होता है, चला जाता है। उसी तरह होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें घेरा बस स्टिकर रहता है, स्टिकर लगा के हर पेड़ पे रख दिया जाता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब गवर्नमेंट का ये पेड़ है या गवर्नमेंट का ये है। इसमें कोई जा नहीं सकता है इन तीनों में क्या है, बड़ी सजा है, कोई भी जाएगा अगर जानवरों का शिकार करेगा या पेड़ पौधा काटता है, पकड़ा गया तो उस पे क्या है कि बहुत ज्यादा क्या होगा कि पनिशमेंट वगैरह मिलता है, जेल वगैरह की सजा हो सकती है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन को इंग्लिश में एडॉप्टेशन बोलते हैं। एडॉप्टेशन का मतलब ये होता है कि वातावरण के अनुकूल अपने को ढाल लेना, ये क्या कहलाता है, अनुकूलन या एडॉप्टेशन कहलाता है। सबसे पहले इस चीज को सबसे पहले डार्विन ने बताया था कि अगर क्या किया जाए, जहां पे जैसा वातावरण होता है वहां पे कोई भी जीव अपने को उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेता है, और वो उस ढाल लेने के लिए, उसमें रहने के लिए, उस वातावरण में वो दुनिया में संघर्ष करता है। क्या करता है, संघर्ष, और उस संघर्ष में अगर वो जीत जाता है तब तो वो जीवन में रहेगा, अगर संघर्ष में हार गया तो वो जीवन में नहीं रहेगा। जैसे डायनासोर क्या था, वो प्राकृतिक संघर्ष था, उसमें वो क्या हो गया था, मर गया था, तो वो विलुप्त हो गया। उसी टाइप से एडॉप्टेशन मतलब कि जब जियोग्राफिकल या मतलब कि वातावरण की जो क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है तो उसमें अगर वो अपने को उस कंडीशन में ढाल ले कोई भी तो वो क्या कहलाएगा, अनुकूलन का हिस्सा होता है, उसी को अनुकूलन कहते हैं, मतलब ढाल लेना है, एडॉप्ट कर लेना। जैसे नहीं बोलते एडॉप्ट, किसी चीज को एडॉप्ट किया जाता है, एडॉप्ट का मतलब कि ले लेना या ढाल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके कई टाइप्स हैं, इसको देखते हैं। मतलब अनुकूलन का मतलब कि वातावरण की परिस्थिति में अपने को ढाल लेना या वहाँ के एनवायरनमेंट को अपने एडॉप्ट कर लेना, वही क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन या अनुकूलन कहलाता है। इसमें कई टाइप्स हैं, इसको देखेंगे। इन टाइप से ही क्वेश्चन आता है, जैसे कि लवणोद्भिद पर टिप्पणी दीजिए या निम्न पर टिप्पणी दीजिए, इसमें से कोई भी दे सकता है। तो लवणोद्भिद किसे कहते हैं, लवणोद्भिद, लवण का मतलब होता है नमकीन, लवण नमक, भिद मतलब कि जगह। तो लवणोद्भिद का मतलब ऐसी जगह जहां पे क्या होता है कि लवण होते हैं या नमक पाए जाते हैं। तो ये कैसी, ये कहां पे होती है ऐसी जमीन, लवणोद्भिद मतलब ये समुद्र के किनारे ऐसी जमीन पाई जाती है। तो समुद्रों के किनारे, समुद्र के किनारे की बात हो रही है, तो समुद्र के किनारे जो होता है वहां पे कैसी जमीन पाई जाती है, लवणोद्भिद। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सभी टाइप के पेड़ पौधे यहाँ पे नहीं पाए जाते, क्योंकि देखो नमक जहाँ पाया जाएगा वहाँ नमक की वजह से कई जो वहाँ पे लवण पाए जाते हैं, सोडियम मैग्नीशियम वगैरह। अब लवण की वजह से, और वहाँ पे क्या होता है कि पेड़ पौधों में क्या होता है, मेन नाइट्रोजन वगैरह की जरूरत होती है, ठीक है। और वहाँ पे ज्यादा लवण, सोडियम वगैरह, क्लोरीन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे पेड़ पौधों की जड़ें क्या होती हैं, सड़ जाती हैं और पेड़ पौधे अच्छे से उग नहीं पाते नॉर्मली। तो इस वजह से समुद्र के किनारे उस टाइप के पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ के अकॉर्डिंग कुछ पेड़ पौधे अपने को ढाल लिए हैं जहाँ पे वो वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, नारियल का पेड़, ताड़ का पेड़, खजूर और केला वगैरह का पेड़ ऐसा होता है जो समुद्र के किनारे आसानी से उग जाता है, जिसको वो नमक या लवण जो होता है ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो उस टाइप के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अपने क्या कहलाएंगे, लवणोद्भिद, क्योंकि वो लवणीय जमीन में अपने को रहने के अकॉर्डिंग क्या कर लिए, अपने को ढाल लिए। क्लियर, लवणोद्भिद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं शुष्कोद्भिद। शुष्कोद्भिद क्या होता है, शुष्क मतलब होता है, शुष्क मतलब
सूखा हुआ भिद मतलब जमीन, तो सूखी जमीन। अब सूखी जमीन कहाँ पे होती है? वो मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है, इसी को हम मरुभूमि भी बोलते हैं, जहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाएगा। समुद्र के किनारे की बात आ जाएगी तो तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल, 6-7 राज्य आ जाएंगे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात है, ये सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे शुष्कोद्भिद मरुद्भिद में आ जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे राजस्थान वगैरह। क्या होता है वहाँ की मरुस्थलीय, मरुस्थल किसे बोलते हैं? जैसे मरा हुआ स्थल, जहाँ पे जो जमीन है वही मर रही है, मतलब वहाँ पे कोई पेड़ पौधा उग नहीं सकता, खेती नहीं हो सकती, तो उस जमीन को हम शुष्कोद्भिद, मतलब शुष्क जमीन है, वहाँ पे पानी की कमी है, या मरुद्भिद कहते हैं। तो उस एरिया में अब इधर का भी पेड़ पौधा ऐसे जाएगा, वहाँ पे पहले पेड़ पौधे, मतलब जब यहाँ पे चेंज हुआ क्लाइमेट चेंज, तो पहले यहाँ का भी, यहाँ देखोगे तो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा, बरगद है ना, बरगद, पीपल, ये सब पाया जाता है। अब ये सब वहाँ पे जब था, ये भी एकदम देखोगे यहाँ का पीपल, बरगद राजा महाराजा की तरह रहेगा, एकदम बड़ा सा, एकदम ऐसे। और वहाँ पे क्या था, ये सब मान लो सोचे कि वहाँ पे चलो चलते हैं, वहाँ तो कोई पेड़ पौधा नहीं, वहाँ जाके इसे राजा महाराजा की तरह ऐसे पूरा बड़े से पेड़ पौधा देखोगे ऐसे ही होता है, ये पीपल, बरगद एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे देखो मरुस्थलीय क्षेत्र है, पूरा मरुस्थल है, बालू है, अब बलुई जमीन है, और वहाँ पे कोई पेड़ पौधा, कुछ घर वो नहीं है, क्योंकि पानी नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं तो एकदम कुछ नहीं रहेगा, तो हवाएं टकराएंगी नहीं, और हवाएं खूब तेजी से चलती हैं, तो तेजी से हवाएं चलेंगी, और इतना तेजी से चलते हैं कि वहाँ पे एक, जैसे कोई भी पेड़ पौधा अगर रह भी रहा है या कुछ भी है, तो उसको सहारा मिल जाएगा, तो सब बालू वहाँ से टिकने लगेगा, टिकते 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 एकदम टीला बना के उसको ढा देगा। तो ये पेड़ पौधा सोचा कि रहने में गया ऐसे, और वहां पे बालू जब हुआ तो बालू उड़ते उड़ते टिक के पूरा क्या होगा, यहाँ पे पूरा टीला बना लिया, और जब टीला बना लिया दूसरे दिन इसको ढा दिया। अब कितना लोड ये सहेगा, ढह गया। तो ऐसे ही पेड़ पौधे अपने को वहां पे अडॉप्ट नहीं कर पाए, वहां पे अपने को नहीं रह पाए, इस वजह से ये पेड़ पौधे वहां पे खत्म हो गए। तो वहां पे पहली बात, और दूसरी बात वहां पानी कम पाया जाता था, पानी कम पाया जाता था, इसका मतलब क्या है कि पानी भी इन सबको ज्यादा चाहिए होता है, तो ये तो वैसे भी नहीं रह पाए। तो वहां पे कुछ पेड़ पौधे क्या किए, अपने को वहां ढालने के लिए पत्ती से वो सब पानी पीते हैं, और पत्ती से ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वो सब अपने पत्ती को सुखा के, उनकी मतलब पत्ती को इस आकार में बनानी है कि जहां पे पानी क्या हो, कम जरूरत हो पानी की, पानी कम जरूरत हो। तो यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं? कटीले। अब कटीले में नागफनी, कैक्टस, ये सब पेड़ पौधे जो होंगे ये यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नागफनी, कैक्टस वगैरह जो होता है, ये क्या होता है, ये मरुद्भिद वाले पेड़ पौधे होते हैं, मतलब ये अपने को वहां पे ढाल देते हैं। जैसे अब कांटा की तरह रहेगा, बालू भी आएगा तो टिक नहीं पाएगा, कांटा है गिर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कांटा है तो उसको पानी की जरूरत कम ही रहती है, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधे में पत्ती रहेगी, पत्ती से वो खाना पानी पीते हैं, और उनका क्या है कि कांटा ही पत्ती है, और कांटा इतना पतला होता है, अब मुंह छोटा है तो कम खाने और कम पीने की जरूरत होगी, तो वहां पे वो आराम से रहते हैं। और जानवरों में देखा गया तो कोई जानवर, शेर भी वहां गया, शेर सही से नहीं रह पाया, क्योंकि शेर को शिकार, हर चीज की जरूरत पानी वानी की, तो वहां पे एक ही चीज रह पाया जो था ऊंट। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्लियर है। इसी वजह से ऊंट वहां पे आराम से क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, रह लेता है, ठीक है। और ऊंट बढ़िया से चलता भी है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अभी शेर को या घोड़ा को दौड़ा दो, अब बालू ही जमीन है, बालू में दौड़ेगा घोड़ा, तो घोड़े का तो क्षेत्रफल पैर का कम होता है, और फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा, तो क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब कम, और ऐसे ऐसे दौड़ेगा बेचारा घस जाएगा। और इसका क्या होता है कि जो ऊंट होता है उसका क्षेत्रफल ज्यादा, अब ऐसे रहेगा तो पड़ता है, तो वो क्या होता है, ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो एक दाब कम लगेगा, तो भसता नहीं। जैसे आप ही को चलना रहे, दो तकिया बांध लो पैर में, अब दो तकिया बांधो और उस पर दौड़ो तो आराम से चल लोगे, और ऐसे जाना रहेगा तो बालू में भस जाएंगे, क्लियर है। तो मरुद्भिद या शुष्कोद्भिद समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जलोद्भिद। जलोद्भिद क्या होता है, जो जलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, प्लांट्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जलोद्भिद बोलते हैं। तो जल में पाए जाने वाले, तो जल में देखोगे, जल में पाए जाने वाले जैसे कि ये जलीय पौधे आ जाते हैं, जैसे जलकुंभी होता है, जलकुंभी वगैरह होता है, और क्या होता है, बिर्रा वगैरह एक प्लांट होता है, ठीक है, कमल का पौधा होता है, ठीक है, सिंघाड़ा होता है, ये सब क्या आते हैं, सिंघाड़ा वगैरह, ये सब जलोद्भिद होते हैं, ठीक है। सिंघाड़ा वगैरह ये सब क्या हो जाएंगे, जलोद्भिद, मतलब जल में पाए जाने वाले। बिर्रा एक होता है, ये सब क्या होता है, व्हाइट, और कमल भी होता है,
तो ये सब जलोद्भिद है, जो जल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे अपने को उसमें डाल लिए हैं, अडॉप्ट कर लिए हैं अपनी उस कंडीशन के हिसाब से, तो ये जलोद्भिद। क्लियर है? अब आते हैं हिमोद्भिद। हिमोद्भिद मतलब बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले पेड़ पौधे। तो बर्फीले क्षेत्रों में क्या होता है, बर्फीले क्षेत्रों में भी पहले ऐसे था, ये पेड़ पौधे सोचे जाके रह लेंगे, अब ऐसे ही थे और वहां से बर्फ धीरे धीरे, ठंडा क्षेत्र था और बर्फ धीरे धीरे पड़ रही थी, और बर्फ धीरे धीरे पड़ने की वजह से सब बर्फ धीरे धीरे टीला बन जाता था, और टीला बन के दूसरे दिन एकदम फंस जाता था, लोड ज्यादा हो जाता था और बस जाता था, क्या हो जाता था, दिक्कत हो जाता था। तो वहां पे ये सब भी पेड़ पौधे नहीं पाए गए। वहां घर बन, अब हम लोग का घर ऐसे सपाट होता है छत, वहां सपाट छत बना दोगे, रात भर में बारिश होगी, ऐसे ऐसे बारिश में बर्फ पड़ेगा और पूरा बर्फ से ढक जाएगा, दूसरे दिन एकदम घर भर जाएगा, भर जाएंगे। तो वहां पे ऐसे घर बनाए जाते हैं, वहां पे देखेंगे तो इस टाइप के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे घर बनाए जाएंगे, तो ऐसे रहेंगे तो क्या होता है, जो भी बर्फ पड़ती है वो क्या होती है, ऐसे ऐसे फिसल जाती है, नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो बर्फीले क्षेत्रों में जिसे हिमोद्भिद बोलते हैं, तो घर भी उस टाइप के बनाए जाते हैं, और पेड़ पौधे भी ऐसे नहीं होते हैं, वहां शंकुधारी बन पाए जाते हैं। कैसे बन पाए जाते हैं, ऐसे जो एक्समस ट्री होता है उस टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कि जो भी बर्फ वगैरह पड़ता है ऐसे ऐसे वो क्या होता है, आराम से नीचे गिर जाता है, और वहां पे वो पेड़ पौधे अपने को वहां पे एडॉप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, उस वातावरण में अच्छे से रह लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। तो हिमोद्भिद समझ में आया, बर्फीले क्षेत्रों में वहां पे देखोगे जानवर भी अपने को उस टाइप से ढाल लिए। अब हिमोद्भिद का मतलब बर्फीला क्षेत्र, वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ेगी। अब ठंडी ज्यादा पड़ेगी तो ज्योग्राफी के हिसाब से ठंडी से बचाने के लिए हमको क्या जरूरत होती है, क्या बचाता है, बाल वगैरह। तो वहां पे जितने गाय भैंस घोड़े बकरी गधे जो भी पाए जाएंगे, भेड़ वगैरह, उन सबको बाल खूब ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि बाल ज्यादा रहेगा तो वो उनको ठंडी से बचाता है। तो ठंडे क्षेत्रों में जितने भी जानवर उनके बाल ज्यादा होते हैं, और गर्म क्षेत्रों में जितने भी जानवर होंगे उनके बाल क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। क्योंकि अभी अगर वहाँ कश्मीरी घोड़ा का बड़ा बड़ा बाल रहेगा, उसको ले जाके दक्षिण भारत में दौड़ा दो, गर्मी ज्यादा पड़ेगा, या अफ्रीका में ले जाकर दौड़ा दो, बेचारा दौड़ते दौड़ते उसके बाल में आग लग जाएगा, जल जाएगा घोड़ा, दौड़ते दौड़ते तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो दिक्कत कंडीशन है, तो वो क्या करता है कि जहाँ पे जैसा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे उस टाइप के जानवर जीव पाया जाता है। क्लियर है? तो हिमोद्भिद बर्फीला क्षेत्र समझ में आ गया। फिर इसके बाद देते हैं नीतलस्थ। नीतलस्थ मतलब नी मतलब होता है नीचे, तल मतलब होता है तल के, और स्थल मतलब होता है स्थल। मतलब कि ये समुद्र जो होता है, समुद्र के नीचे के स्थल, नीतलस्थ मतलब कि बेंथिक जीव, इसे बोलते हैं बेंथिक। बेंथिक जीव का मतलब समुद्र के एकदम नीतल, एकदम अंदर पाए जाने वाले जो जीव होंगे वो नीतलस्थ कहलाते हैं। अब देखो पानी में हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, अब प्रेशर बढ़ता है तो हमारे अंदर का बीपी भी, प्रेशर भी ज्यादा रहना चाहिए। तो हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो नीतलस्थ जो जीव होते हैं इनमें क्या होता है, इनका बीपी बहुत ज्यादा होता है, और ये मतलब कि नीचे ही ज्यादा प्रेशर को झेलने वाले जीव होते हैं, जो नीचे ही सर्वाइव कर सकते हैं। उनको ऊपर लाते हैं तो फट जाता है। तो कभी कभी कुछ मछुआरे देखोगे ऐसा मछली लाएगा कि नीतलस्थ अगर मछली कभी कभी आ जाती है तो जैसे ही बाहर निकालता है फट जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम हो गया और क्या होता है अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो फट जाता है। तो ये चीज होता है। तो आई होप ये एडॉप्टेशन अनुकूलन आपको समझ में आया होगा। ये 12 के क्लास में बायोलॉजी में 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। क्लियर है?